हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग 11th क्लास के रेनबो बुक पढ़ने जा रहे हैं। रेनबो बुक जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग है पोएट्री और एक भाग है प्रोज। पोएट्री भाग का सबसे पहला चैप्टर जो है, जो कि लिखा हुआ है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसका मतलब होता है जहां मन भय के बिना हो। इसका मतलब क्या है, जरा सा पूरा डिटेल से हम लोग अब समझेंगे। यहाँ जरा सा ध्यान देंगे। देखिए, ये 11th में जो बुक है रेनबो बुक पार्ट 1, उसका ये सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये एक ऐसी कविता है जो कि अपने आप में एक अनोखी कविता है। वो कैसे अनोखी है, जब हम लोग पढ़ेंगे तब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम इसके कवि के बारे में पढ़ेंगे, और इस कवि के बारे में पढ़ने से भी पहले थोड़ा सा हम इससे हेडिंग, ये जो चैप्टर का नाम है, इसके ऊपर जरा सा हम चर्चा करेंगे। ये जो है चैप्टर का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका मतलब होता है, वेयर का मतलब जहां, माइंड का मतलब होता है मन, फियर का मतलब होता है भय, और विदाउट मतलब होता है के बिना। यानी जहां मन भय के बिना हो। ये टाइटल थोड़ा एकदम डिफरेंट नहीं लग रहा है कि जहां मन भय के बिना हो, यानी जहां ऐसा जगह जहां पर मन में भय हो ही ना। आखिर ऐसा टाइटल क्यों लिखे हैं? तो सबसे पहले देख लीजिए जरा सा, ये जो चैप्टर है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। थोड़ा सा एक मिनट। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 यानी 1861 में, और मृत्यु 1941 यानी 1941 में। 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा सा समझेंगे। 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, और हमें पता है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। अर्थात इससे प्रूफ ये क्या हो गया कि ये जो कविता लिखी हुई है, ये कब की कविता लिखी हुई है? जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, बल्कि हमारा देश जो है गुलाम था अंग्रेजों का। अंग्रेजों के अधीन था हमारा देश। उस समय की ये बात है। और उस समय अंग्रेज लोग भारतीयों के ऊपर कितना अत्याचार करते थे, कितना जुल्म करते थे, ये उसी की दास्तां जो है इस कविता में झलकती है। फिलहाल हम लोग इस कवि के बारे जरा सा पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं जरा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आखिर ये समझेंगे जरा सा, इसके जो पोएट हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनका जन्म पहले हम लोग देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 ईस्वी में। एक बार फिर से समझेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था 7 मई 1861 में वेस्ट बंगाल में, कहते हैं इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी में हुई थी, रविंद्रनाथ टैगोर की। इसके आगे जरा सा हम बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज द रेसिपिएंट, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो रेसिपिएंट थे। रेसिपिएंट मतलब पाने वाले, अर्थात इनको क्या चीज पाने वाले थे, क्या इनको मिला था? द नोबेल प्राइज। ये जरा सा समझेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूं, तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहला लाइन आपका स्टार्ट होता है पोएम में, जो कवि का परिचय है उसमें, कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये नोबेल का स्पेलिंग गलत है, नोबेल प्राइज जो है इनको मिला था, है ना। यानी नोबेल प्राइज पाने वाले ये व्यक्ति थे। और किस लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था? तो फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। ये लिटरेचर क्या होता है बाबू, जरा सा समझेंगे। लिटरेचर जो है, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, और साहित्य का मतलब क्या होता है? तो कविता, कहानी, नाटक, ये सभी जो है क्या कहलाता है? साहित्य। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपके क्लास में कोई मतलब लिटरेचर का पढ़ाई होता है या नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोल सकते हैं कि हाँ होता है, क्योंकि जहाँ पे किताब पढ़ाया जा रहा है वो लिटरेचर ही। किताब क्या लिटरेचर है, उसमें कविता, कहानी, नाटक, ड्रामा, यही सब चीज तो होता है, और यही सब कहलाता है लिटरेचर, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये लिटरेचर के लिए इनको जो है मिला था, क्या मिला था इनको? नोबेल प्राइज मिला था, जो कि मिला था 1913 ईस्वी में। ये एक समझने वाली बात है, जरा याद रखेंगे। एक बार फिर से इसके बारे में बात करूं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी जहां मन भय के बिना हो। ये टाइटल क्यों रखा गया ये भी समझ लीजिए, क्योंकि उस समय भारतीयों के मन में एक भय होता था, एक डर होता था। आत्मसम्मान के साथ व्यक्ति भारतीय जो है जी नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का
जो है शासन था, अंग्रेज अत्याचार करते थे। कोई भी अपना आवाज उठाता था, अपने अधिकार की अगर कोई बात करते थे तो तुरंत उनको जेल भेज दिया जाता था, उनके ऊपर बहुत ही उनको जो है यातनाएं दी जाती थी। इसलिए कवि जो है ऐसी कल्पना करते हैं कि काश ऐसा हो, ऐसा देश हमारा बन जाए कभी, जहां पर कि मन जो है भय के बिना, जहां पर मन में भय रहे ही ना, अभी डर है, भय है ना। ये टाइटल इसलिए लिखा हुआ है ना। अब जरा सा समझेंगे तो ये जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर है, इसके कवि जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 और मृत्यु 7 अगस्त 1941। मैं बार बार एक ही चीज को क्यों रिपीट करता हूं? ताकि आप दोबारा देखें और याद रखें। एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ और इनकी मृत्यु ये पूछी जाती है ना। इसीलिए इसको जरा अच्छा तरीके से समझेंगे। इसके आगे मैं बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर जो ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था, है ना। किस लिए मिला था? लिटरेचर के लिए। अब इसलिए जरूर याद रखेंगे कब मिला था? 1913 में इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। आगे मैं अगर बात करूं तो कहते हैं ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं ये भारत के नहीं, दुनिया के। कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो दुनिया के महान लिरिक यानी लय वाले कवियों में से एक थे। ये एक वर्ड आता है लिरिक। लिरिक मतलब होता है लय। लय का मतलब क्या होता है? ऐसा देखेंगे आप जब गाना कोई सुनते होंगे, हिंदी गाना अगर बॉलीवुड सॉन्ग अगर कभी सुनते होंगे तो उसमें क्या होता है कि एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, दूसरा लाइन के बाद तीसरा लाइन, और सब लाइन एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो एक लय में होता है लिखा हुआ। तो वैसे ही लय में कविता लिखने वाले जो महान दुनिया के कवि हुए उनमें से एक रविंद्रनाथ टैगोर जी भी हैं, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं दुनिया के महान लिरिक कवियों में से एक थे। मैं एक एक वर्ड करके हिंदी करके समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। तो रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के महान लिरिक कवियों में से एक थे। ठीक है, उम्मीद यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इससे एक बात और पता चल गया आपको कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो कैसा पोएट थे? लिरिक पोएट। कैसा पोएट थे? ये लिरिक पोएट थे। इससे आगे मैं बात करूं तो कहते हैं कि ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड, जरा सा ध्यान देंगे। कहते हैं ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिलोसफर, ह्यूमनिस्ट, नेशन बिल्डर एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? जरा सा अस्थिर से समझेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो कवि के अलावा, कवि तो थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध लिरिक पोएट थे, दुनिया के महान लिरिक पोएट में से एक थे, लेकिन कवि के अलावा और ये क्या क्या थे? तो कवि के अलावा ये एक विख्यात, नोटेड मतलब विख्यात, विख्यात मतलब जिसको लोग जानते हो, जो कि बहुत फेमस हो, है ना। तो ये एक विख्यात ड्रामाटिस्ट थे, यानी नाटककार, नाटक को रचते थे, है ना, नाटक लिखते थे, है ना। तो ये एक विख्यात ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे, और एक नॉवेलिस्ट थे। आपको मैं बता दूं बहुत सारे बच्चे, 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि नॉवेल पता ही नहीं होता कि नॉवेल होता क्या है। और नॉवेलिस्ट कहाँ से समझ पाएंगे कि ये नॉवेलिस्ट क्या होता है, कि नॉवेलिस्ट ये आखिर है क्या? तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ नॉवेलिस्ट और नॉवेल ये है क्या। पहले समझेंगे जरा सा नॉवेल। नॉवेल क्या है बाबू? तो नॉवेल जो है ऐसा होता है कि आपने कभी जीवन में आप जो भी कविताएं आपने पढ़ी होगी, या जो कहानी, सॉरी कविता नहीं, कहानी, जो भी आपने कहानी पढ़ी होगी, आप मन में आप बताइए कितने पेज, एकदम ज्यादा से ज्यादा बड़ा कहानी अगर आप पढ़े होंगे तो कितने पेज में पढ़े होंगे? ऑब्वियस ही बात आपके मन में आता होगा 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 10 पेज मैक्सिमम आपका आता होगा मन में। अगर मैं बात करूं ऐसा कि कोई एक बुक है जैसे कि वो पूरा का पूरा इतना मोटा जैसे बुक है, और पूरा बुक में एक ही कहानी हो, समझेंगे जरा सा। अगर एक किताब अगर होता है हमारे पास, जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूं, एक मिनट, जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूं जैसे कि ये कोई एक बुक है, कोई एक प्रकाशन का ये बुक है, तो जैसे मैं बात करूं कि ये बुक है, तो इस बुक में अगर मैं बात करूं कितने कहानी आ सकते हैं, तो शायद आपका आंसर होगा 20 कहानी, 15 कहानी, 10 कहानी, ऐसे करके। लेकिन अगर मैं बात करूं कितना मोटा किताब है और पता चलता है पूरे किताब में एक ही कहानी है,
तो ऐसा होता है कि जब पूरा एक किताब लिखल हो, इसमें पूरा का पूरा एक ही कहानी लिखा हुआ हो, तो इसी को कहते हैं हम नोवेल। यानी जब एक ही टॉपिक के ऊपर एक ही कहानी जो है पूरा एक किताब में लिखा होता है, उसको नोवेल कहते हैं, है ना। अब मन में आता हो कि ऐसा कहानी कहाँ होता है, तो आपने भी जीवन में जरूर देखा होगा, ऐसा कहानी पढ़ा होगा आपने। देखा मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें फिल्म बना हुआ है और आप देखे होंगे। जैसे कि एक बहुत ही इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस कवि रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग इनका नाम था, समझिएगा जरा। रुडयार्ड किपलिंग नाम के एक कवि थे जो कि अपना एक नॉवेल लिखे थे, जिसका नाम वो रखे थे द जंगल बुक। द जंगल बुक। हम जैसे ही नाम लिखा हूं मैं, आपको याद हो गया, आ गया होगा कि जंगल बुक। आपने ये फिल्म जरूर देखा होगा, जिसमें कि मोगली है, बगीरा है ना, और क्या है, शेर खान है, चवाकी है ना, ये सभी कैरेक्टर है, आप देखे होंगे। और क्या उसमें मुफासा ऐसे का कुछ है, मतलब जो भी है बहुत सारे कैरेक्टर उसमें दिए गए हैं। तो ये जो द जंगल बुक देखे होंगे, तो वो जो आप कहानी देख रहे होंगे, वो जो सीरियल देखते होंगे, क्या उसका अंत है क्या? नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा होगा अंत। पर डे कोई एपिसोड नया नहीं आता ही रहता होगा। ये आखिर इसी को कहते हैं नॉवेल। यानी एक ही कहानी है लेकिन कई पन्नों में लिखा हुआ है, पूरा का पूरा एक किताब में ही लिखा हुआ है, तो यही नॉवेल कहलाएगा। और ये जो द जंगल बुक है ना, ओरिजिनल में इंग्लिश में लिखा हुआ एक नॉवेल है, जो कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया था। इंडिया में इनका यही बुक को हिंदी में ट्रांसलेट करके और उसके ऊपर जो है ये फिल्म बनाया गया है ना, हिंदी में डब करके। तो समझिएगा जरा सा। तो नॉवेल आज मैंने आपको बता दिया कि जो आप देख रहे हैं वो भी एक नॉवेल है, द जंगल बुक, है ना। तो नॉवेल, ये एक नॉवेलिस्ट थे, यानी नॉवेल को लिखने वाले थे। ये नॉवेल भी लिखते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना। और क्या थे ये? शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी लघु कहानी के लेखक। छोटे छोटे कहानियों को भी ये लिखा करते थे। इतना ही नहीं, कहते ये फिलोसफर भी थे। फिलोसफर मतलब दार्शनिक थे ये। ह्यूमनिस्ट, मानववादी थे, यानी मानव के अधिकारों की बात करते थे। एक मानवता का विचार इनमें था, है ना। ये ह्यूमनिस्ट थे, यानी मानववादी थे, मानव के अधिकारों की बात करते थे। यही नहीं कहते, नेशन बिल्डर थे ये। नेशन बिल्डर मतलब राष्ट्र के निर्माता थे। बिल्कुल सही बात है, हमारे देश के राष्ट्र के ये, देश के ये निर्माता है ना। कहते हैं एंड फाउंडर। यहां से समझिएगा एक बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव बनता है, समझेंगे जरा सा। और ये फाउंडर थे, फाउंडर मतलब संस्थापक थे। किस चीज का? ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। देखिए जनरली कुछ जीवन में लोग क्या करते हैं, स्कूल खोलते हैं बच्चों का, या इस तरीके से प्ले ग्रुप या कुछ इस तरीके से जो है स्कूल खोलते हैं। लेकिन ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसे थे जो एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। समझेंगे जरा ध्यान से। ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, यानी एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अब ये स्थापना किए थे कहाँ? तो किए थे शांति निकेतन में। कहाँ किए थे ये? शांति निकेतन में। और मैं बात करूं शांति निकेतन का, ये क्या है? तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है शांति निकेतन, और शांति निकेतन में ही ये अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने रिसर्च करके ये जानकारी हासिल की है कि आखिर वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी। तो मैं बता दूं आपको, वो यूनिवर्सिटी का नाम था विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय उसका नाम था, जिसकी स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में की थी। तो हम लोग अभी क्या सीखे हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो थे एक विख्यात ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे, नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार, उम्मीद है समझ आ गया होगा। शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कहानी के लेखक थे, और फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, ह्यूमनिस्ट थे, मानववादी थे, नेशन बिल्डर थे, राष्ट्र निर्माता थे, और फाउंडर थे ये, संस्थापक थे ये। किसके संस्थापक थे ये? ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, है ना, एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ये संस्थापक थे, जिसका नाम था क्या थे? विश्व भारती विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना ये शांति निकेतन में किए थे। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनके बारे, तो यहाँ आता है इनके आगे और जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इनके बारे आता है कि हीरोड प्राइमरली मतलब होता मुख्यतः या मुख्य रूप से, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है लिखे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से यहाँ कुछ दिया गया है, समझेंगे। तो ही रोड प्राइमरली, वो मुख्य रूप से लिखे हैं किस चीज को? देखिए सॉरी, किस में? बंगला भाषा में।
ही रोट प्राइमरली इन बंगला, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी मुख्यतः बंगला भाषा में लिखते थे। कौन सा भाषा में लिखते थे? बंगला भाषा में जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते थे। But rendered a large number of his own books into English and in the process wrote them anew। बहुत अच्छा लाइन है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये कोई एक बुक है और इस बुक में ये ऐसे ही बुक रखा हुआ है यहाँ था, कहते हैं जैसे कि मान के रखता हूँ कि ये बुक है, जैसे कि ये, तो इस बुक को मान के रखिए लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। मान लेते हैं ऐसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक पुस्तक कोई है, इसकी रचना किए हैं और मुख्य रूप से ये लिखते हैं कौन सी भाषा में? बंगला भाषा में। तो पूरा का पूरा बंगला भाषा में लिख दिए ये। लेकिन ऐसा होता था कि अपनी कविता बंगला भाषा में, जैसे ये जो भी कविता कहानी लिखने का लिख दिए, इसके बाद इसको रख दिए, फिर कभी इनका ऐसा मन होता था कि इसी बुक को जो कि बंगला भाषा में लिखे हैं, इसी को ट्रांसलेट कर देते थे इंग्लिश भाषा में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में इसी को कन्वर्ट कर देते थे, सॉरी ट्रांसलेट कर देते थे, है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि वो मुख्य रूप से तो बंगला भाषा में लिखते थे, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि अ लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन बुक्स, अपने ही किताबों को, अ लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे, बहुत सारे अपने ही किताबों को वो जो है किसमें लिखे हैं? इंग्लिश में। एंड इन द प्रोसेस रोट देम अ न्यू, और अंग्रेजी भाषा में लिख करके एक नया विचार, एक नया तरीका से उसको लिखे हैं अपने ही कविता कहानी को। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये मुख्य रूप से बंगला भाषा में लिखते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी करते थे कि अपने ही कविता कहानी को वो जो है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर देते थे, है ना। इसके आगे मैं बात करूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी आखिर और क्या क्या लिखे हैं, तो कहते हैं सच वर्क्स इंक्लूड, सच वर्क्स मतलब ऐसा काम जो कि इंक्लूड किया गया है इनके नाम में, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या क्या चीज को लिखे हैं। तो सबसे मोस्ट फेमस आता है गीतांजलि। मोस्ट फेमस एकदम वीवीआई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गीतांजलि के जो पोएट हैं वो कौन है? तो गीतांजलि के पोएट जो है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आपके बुक से आ सकता है वो मैं लाइन बाय लाइन जब पढ़ाता हूँ उसी समय बता देता हूँ, इसलिए जरा ध्यान देंगे। कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो जो लिखे हैं उसमें सबसे फेमस है गीतांजलि, और क्या फेमस है? द क्रेस्केंट मून। ये क्रेस्केंट मून क्या होता है थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। जैसे सपोज दैट इस प्रकार से, जैसे मान के रखते हैं ये इस प्रकार से है, मून है ना, चंद्रमा है। तो ऐसा देखते होंगे कि ये चंद्रमा पूरा खिला हुआ कब होता है? पूर्णिमा के दिन में ये खिला हुआ होता है चंद्रमा, है ना। और ऐसा होता है कभी, है ना, कि जब ये और पूर्णिमा और एक होता है अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या के बीच के अंतराल जो होता है 15 दिन का होता है। जैसे मान कर कि ये पूर्णिमा है, एकदम पूरा फुल खिला हुआ चंद्रमा है, इसके जस्ट अगला दिन देखेंगे तो ये चंद्रमा जो है क्या हो जाता है? तो इस तरीके से कट जाता है ना। अर्थात कहने का मतलब जैसे इस तरीके से ये चंद्रमा कट जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर अगले दिन देखेंगे फिर ये कट जाता है इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से कटते कटते लास्ट दिन यानी 14वां दिन जो होता है ना, पूरा एकदम पतला सा चांद बचता है कुछ इस प्रकार से, है ना। मुझे मालूम है कि मैं अच्छा तरीके से नहीं बना पाया हूँ, ये इस तरीके से कुछ है पतला जैसा ऐसे बच पाता है ना। अंतिम यानी 14वां दिन जो बचता है चंद्रमा, उसी को कहा जाता है क्रेस्केंट। इसी को इंग्लिश में क्रेस्केंट कहा जाता है, यानी 14वीं का चांद, है ना। तो वही ये लिखे हैं द क्रेस्केंट मून लिखे हैं, यानी 14वीं का चांद लिखे हैं। द गार्डनर लिखे हैं, द गार्डनर लिखे हैं। ध्यान से समझेंगे इनका इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं कि ये क्या क्या चीज लिखे हैं तो 3 चीज है। गीतांजलि सबसे पहला मोस्ट फेमस गीतांजलि लिखे हैं, और क्या लिखे हैं ये? द क्रेस्केंट मून लिखे हैं ये, और क्या लिखे हैं ये? द गार्डनर लिखे हैं। ये 3 चीज मोस्ट फेमस है। इसके अलावा और ये क्या क्या लिखे हैं तो ध्यान दीजिएगा, द हिज अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इनका और भी महत्वपूर्ण काम जो कि ये लिखे हैं वो क्या क्या है जरा समझेंगे। द हिज अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनका महत्वपूर्ण काम और क्या क्या है तो ये लिखे हैं गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड, ये लिखे हैं। एक बार फिर समझेंगे, गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, द होम एंड द वर्ल्ड, ये सब के सब लिखे हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर।
है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं। इसके आगे मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आगे पढ़ता हूँ, है ना। आगे हम लोग जरा जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। इसके आगे तो लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे, ये लाइन जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है ना। लिखा हुआ है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी ये जो कविता है, ये जो पोयम है, ये जो चैप्टर है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर अ लिरिक, ये एक कविता है, एक लयबद्ध कविता है। टेकन फ्रॉम, ये लिया गया किससे, गीतांजलि से। इसलिए भी गीतांजलि एक फेमस आपके लिए, इसलिए भी ये फेमस है ना। तो ध्यान देंगे जरा सा, गीतांजलि द मोस्ट फेमस है ना, है। यानी VVI क्वेश्चन पूछता है कि गीतांजलि कौन लिखे हैं, तो लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, मैं बात करूं इनके बारे में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो लिखे हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये लिया गया किससे लिया गया है, गीतांजलि जो लिखे हैं उस बुक से, उस पुस्तक से लिया गया है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। लास्ट टाइम गीतांजलि से जो है लिया गया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इज वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेम्बर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स। नोट करने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जा सकता है, एकदम ध्यान देंगे जरा सा। कहते हैं ये जो कविता है ये वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेम्बर्ड, इनके याद किए जाने वाली जो सबसे अच्छी कविता है जो लिखे हैं उनमें से एक है। अच्छा, कैसी कविता ये, पैट्रियोटिक पोएम्स, यानी देशभक्ति वाली कविता। इनकी जो सबसे बढ़िया से बढ़िया जो देशभक्ति वाली कविता है ना, उनमें से एक जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर भी है। अर्थात समझ में क्या है आपको कि पैट्रियोटिक पोएम्स, ये जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो है, ये कैसा पोएम है ये, तो ये जो पोएम है वो पैट्रियोटिक है, पैट्रियोटिक पोएम है। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज अ काइंड ऑफ डैश पोएम, ये किस प्रकार की कविता है, तो किस प्रकार की कविता है ये, पैट्रियोटिक पोएम है ये, यानी कि देशभक्ति वाली कविता है ना, यानी देशभक्ति से संबंधित ये बातों को इसमें लिखा गया है। और इस पूरे चैप्टर का मतलब जो कवि के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें से अगर पूरा चैप्टर में भी मैं बोलूं तो गलत बात नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, अंतिम लाइन है, इन दोनों है, जरा सा समझेंगे। कहते हैं इट इज अ प्रेयर, आखिर ये कविता क्या है, ये जो पोएम जो है देशभक्ति वाली कविता जो है, आखिर ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो कहते हैं इट इज अ प्रेयर, ये एक प्रार्थना है। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। जैसे हम लोग जनरली, और आप लोग कभी अगर पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से मांगते हैं हम कुछ ना कुछ, या तो अपने लिए मांगते हैं या अपने परिवार के लिए। ऐसा तो नहीं होगा कि आप मोहल्ले वाले के लिए मांगते होंगे या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, ऐसी बात तो मुझे नहीं लगती है ना। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो हमारे लिए, मतलब वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे भारत देशवासी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना इस कविता में। अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं बाबू, जरा सा समझेंगे। कहते हैं इट इज अ प्रेयर, कहते हैं ये एक प्रार्थना है, ये जो चैप्टर है एक प्रार्थना है टू गॉड, भगवान से, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान से इस कविता में ये प्रार्थना कर रहे हैं टू अवेकन, है ना, कि मुझे लेकर के चलिए, मुझे मतलब देखिए आगे लिखा हुआ है द कंट्री, इस देश को लेकर चलिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मेरे देश को आप लेकर के चलिए। अच्छा, कहाँ इस देश को ले जाने की बात कर रहे हैं, फ्रॉम डार्कनेस, इस अंधकार से। कवि कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे भगवान मेरे देश को इस अंधकार से लेके चलिए, एंड स्लेवरी, और गुलामी से लेके चलिए। अर्थात कहते हैं हे भगवान मेरे देश को इस अंधकार और स्लेवरी यानी गुलामी से लेकर चलिए। कहाँ, इनटू अ स्टेट, एक ऐसा जगह, एक ऐसा देश लेकर चलिए ऑफ आइडियल फ्रीडम, जहां पर एक आदर्श स्वतंत्रता हो, है ना। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रार्थना कर रहे हैं हे भगवान मेरे देश को जो है, भारत देश को जो है ऐसी जगह लेके चलिए, अर्थात ऐसा देश इसको बना दीजिए जहां पर एक आदर्श स्वतंत्रता हो, जहां पर गुलामी नहीं हो, अंधकार नहीं हो, है ना, अंधकार नहीं हो, वैसे जगह वैसे देश में हमारे देश को लेके चलिए, अर्थात हमारे देश को वैसा बना दीजिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और इस चैप्टर में रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्वतंत्रता को ही स्वर्ग कहे हैं। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आज जो स्वतंत्रता हमारे पास है,
आज जिस स्वतंत्र भारत में हम जी रहे हैं, ये कभी किन्हीं का सपना था और वो किन्हीं का सपना पूरा नहीं हो पाया, है ना। इनका सपना था कि ये स्वतंत्र भारत को देख सके, लेकिन ये स्वतंत्र भारत को देख नहीं पाए और स्वतंत्र भारत को ही ये स्वर्ग बोले हैं इस कविता में। सोचिए, जो जीवन हम जी रहे हैं ये किसी के लिए स्वर्ग था, है ना। तो समझिएगा जरा सा। तो अंतिम लाइन में ये कहते हैं कि द होल पोयम, अच्छा समझेंगे, द होल पोयम इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब मैं पढ़ाऊंगा ग्रामर तो डिटेल से आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, है ना, सबऑर्डिनेट, सारे डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम समझेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब सीधा सीधी में समझाता हूँ, एक से अधिक सेंटेंस एक के साथ जब जुड़ा हुआ रहता है ना तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। और कहते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स, कहते हैं दिस द होल पोएम इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये पूरी की पूरी जो कविता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी कहीं पर बीच में फुल स्टॉप नहीं है। कविता जहां से शुरू हुआ पूरा अंत में जाकर के ही फुल स्टॉप है, अर्थात एक ही सेंटेंस में पूरी की पूरी कविता लिखी हुई है। कहते हैं कि द होल पोएम इज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये जो कविता है ये सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप कुछ समझदार है, देखिएगा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं और इस बात को ध्यान में नहीं रख के पढ़ा रहे हैं, जो कि गलत तरीका है पढ़ाने का। क्या है समझिएंगे जरा सा। कहते हैं व्हिच प्रिंसिपल क्लाउज इज द लास्ट लाइन, कहते हैं जिसके प्रिंसिपल क्लाउज जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो लास्ट लाइन है। मुझे मालूम है कि आपको इतना अच्छा से ये बात समझ नहीं आया होगा, अभी मैंने समझाया नहीं है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जरा सा इस बात को ध्यान देंगे, है ना। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये मैं बोल के आ रहा हूं। ये क्या कहते हैं कवि कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये जो कविता लिखे हैं ये कविता कैसी कविता है, पूरा का पूरा कविता जो है एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी एक सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, यहां से शुरू है यहां अंत है, एक सेंटेंस हो गया। कहते हैं इसका जो सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल क्लाउज मतलब सब्जेक्ट, जनरली आप इसमें देखेंगे तो सब्जेक्ट शुरू वाला जो है वही सब्जेक्ट होगा। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा कविता है, चूंकि मैं ये जब वीडियो शुरू किया था तभी मैं बोला था कि ये बहुत ही अनोखा कविता है। ये अनोखा कविता इसलिए है क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो शुरू नहीं है बल्कि लास्ट लाइन है, अंतिम लाइन। अर्थात कहने का मतलब जब हम कविता पढ़ेंगे तो सबसे पहले शुरू का लाइन नहीं, अंतिम लाइन से हम लोग शुरू करेंगे। अंतिम लाइन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर शुरू लाइन से पढ़ेंगे। ये पढ़ने का नियम है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि जो अंतिम लाइन है वही इसका प्रिंसिपल क्लाउज है, यानी वही इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में हालांकि पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ जरा सा देखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, है ना, इस चैप्टर के इस पोयम के बारे में, तो देखेंगे जरा सा, अभी अभी जस्ट मैंने यहाँ जो पढ़ा है, ध्यान देंगे जरा सा। हाँ, इसे यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो देखिए पोयम यहाँ से स्टार्ट होता है, हालांकि हम ये अगले वीडियो में ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि ये जो स्टार्ट किया हुआ है यहाँ से पोयम है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, यहाँ से शुरू नहीं करना है। अगर यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब गलत तरीका है। क्यों? ये मैंने ये पुस्तक में, आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये बुक में लिखा हुआ है कि इसका सब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल क्लाउज जो है, जो पहला लाइन जो है ये शुरू का लाइन नहीं, इसका अंतिम लाइन जो होगा वही इसका प्रिंसिपल क्लाउज होगा। यानी हम लोग जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले अंतिम लाइन को पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अंतिम लाइन, यानी ये वाला लाइन जो है ये अंतिम लाइन है, इसके बाद पोयम नहीं है। तो सबसे पहले हम ये अंतिम लाइन को पढ़ेंगे, इसको हिंदी करने के बाद फिर हम लोग पहले लाइन पे आएंगे, तब इसका हिंदी उचित निकलेगा, एक सार्थक अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट अगर शुरू से पढ़ाऊंगा तो उसका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना, बेहतर रूप से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है ये, अगर आपको समझ आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का जो है फायदा पा सके, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर सके। जय हिंद,